हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीसीएस की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को मेरा नमस्कार है। दोस्त, हम लोग एडिटोरिया का जो सेट है उसके सारे क्वेश्चन को करते हैं, साथ ही उसके जो स्टैटिक क्वेश्चन के जो स्टैटिक पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको भी करते हैं। हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 के लगभग क्वेश्चन को कर लिया है। आज हम लोग सेट 4 के टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, साथ में उसके जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे उसको भी करेंगे। तो चलिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है इसमें, बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये सही है। दूसरा है, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है, तो ये सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है और 1 स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग देखते हैं पूरा 360 एनालिसिस, फिर हम देखेंगे कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट कैसे सही था और दूसरा क्यों गलत था। एक्चुअली ये पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना किया गया है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो हम लोग करेंगे उसमें से मानिए 2 या 3 क्वेश्चन, 2 तो पक्का रहना है। तो इसमें हम लोग करेंगे वही भारत में डॉल्फिन जनगणना, उसके बाद डॉल्फिन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, और तीसरा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो स्टेप उठाए गए हैं वो। तो चलिए, पहला हम लोग करते हैं नदी, देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। ये किसने जारी किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब किया? 3 मार्च 2025 को। कहाँ किया? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। वहाँ किस चीज़ का सम्मेलन चल रहा था? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का 7वीं बैठक चल रहा था। और ये स्टैटिक हो जाता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है, कितने नदी को इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि ये नदी है समुद्रीय, डॉल्फिन को इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल 3 नदी को शामिल किया गया था। इसमें गंगा था एक, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा सिंधु था। तो ओवरऑल जो डॉल्फिन था, साथ ही उसकी सहायक नदियां भी थी, बट मेन 3 नदी थे। कुल डॉल्फिन जो है वो 6327 था संख्या में, जिसमें सिंधु में मात्र 3 नदी थे। तो बच कितने गए? 6324, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, आप जानते ही हैं गंगा ब्रह्मपुत्र को दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल जाती है वेस्ट बंगाल में, तो पद्मा कहलाती है। तो पद्मा मेघना कहलाती है जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो मतलब हुआ कि गंगे डॉल्फिन जो है वो 6324 है, जिसमें सबसे अधिक गंगे डॉल्फिन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगे डॉल्फिन ही पाई जाती है, तो सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। सेकंड अपना बिहार में है। हम बिहार में 2 स्तर पर देखेंगे, संख्या के स्तर पे और प्रतिशत के स्तर पे। संख्या के स्तर पे देखते हैं तो 2220 टोटल डॉल्फिन है, और प्रतिशत में कुल डॉल्फिन जितना है गंगे का, उसका 35% बिहार में है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसको जो नदी डॉल्फिन रिपोर्ट है किसने जारी किया? प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ किया? गिर नेशनल पार्क गुजरात में। इसमें कितने नदी को शामिल किया गया है? 3 नदी को। कौन कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। टोटल कितने डॉल्फिन पाए गए? 6327, जिसमें 3 डॉल्फिन मात्र सिंधु में पाया गया। शेष 3324 कहाँ पाया गया? गंगे डॉल्फिन है। सबसे अधिक किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। सेकंड कहाँ है? बिहार में। बिहार में संख्या में कितना है? 2220। प्रतिशत में कितना है? 35%। चलिए, ये हमने देख लिया डॉल्फिन गणना। सेकंड हम देखते हैं संरक्षण के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। डॉल्फिन सफारी बनारसी में, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। कहाँ से कहाँ तक? कहलगांव से सुल्तानगंज तक कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। अब इससे रिलेटेड ये 3 को आप एकदम याद रखिएगा, इसमें से एक आपको टाई है, इस दोनों में से एक क्वेश्चन मिलना है, हो सकता है दोनों भी मिल जाए। अब चलिए, डॉल्फिन में आप देखेंगे जो 69 का प्रीवियस ईयर देखिएगा, उसमें पूछा हुआ है डॉल्फिन से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग डॉल्फिन के बारे में देखते हैं।
डॉल्फिन क्या है? जलीय मैमल है पहला। दूसरा, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2010 को। इसलिए 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। तीसरा, इसमें क्रिस्टलाइन लेंस नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस नहीं होता है तो क्या होता है? अंधा होता है। तो वह फिर अब जो ऑब्स्टकल्स होते हैं या खाना होते हैं कैसे पहचानता है? उसमें नेचुरल इक्वलाइजेशन होता है जिसको आप रडार सिस्टम कहते हैं। उसमें जो अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है और वहाँ से जो भी कोई ऑब्स्टकल या खाना होता है वहाँ से जो साउंड आता है उसके आधार पे वो पहचानता है और फिर उसको क्या करना है वो तय करता है। गंगा डॉल्फिन को गंगा का बाघ कहा जाता है। डॉल्फिन जो होता है वो बायो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे लाइकेन बायो इंडिकेटर है, वैसे ही डॉल्फिन भी बायो इंडिकेटर होता है। इसको IUCN के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्राणी घोषित किया गया है। तो यही 3 स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रीय जलीय जीव है पहला। दूसरा दिया था उसमें क्रिस्टलाइन लेंस नहीं होता है। तीसरा दिया था IUCN के रेड लिस्ट में या लुप्तप्राय में है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग माना है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो ऑब्वियसली सिर्फ नागरिक के लिए तो नहीं होगा, कोई भी डिजिटल एक्सेस जो भी है वो व्यवसाय के लिए भी हो सकता है, वो विदेशियों के लिए भी हो सकता है, वो किसी के लिए भी हो सकता है। तो आर सही है, बट सॉरी जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि केवल नागरिक, तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 जो है वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अब देखते होंगे इसमें 2 टर्म आता है। एक आता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया है, और एक है विधि की उचित प्रक्रिया। ये UPSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो उचित प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग के यहाँ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही है, यानी विधायिका जो जिसने कानून बना दिया उसी कानून को कार्यपालिका के द्वारा जब आप लोग अधिकारी बनेंगे तो जो विधायिका कानून बनाएगी उसी का अनुपालन करेंगे। तो न्यायपालिका यही देखती है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका कार्यपालिका सही से अनुपालन कर रही है या नहीं कर रही है। विधि सही है गलत है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसी को कहा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि ने जो स्थापित कर दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बट मेनका गांधी केस में जो 1978 में आया था उसमें उसने 2 चीज़ दिया। एक दिया विधि की उचित प्रक्रिया, मतलब विधि उचित है कि नहीं उस प्रक्रिया को भी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर उसको लगता है कि विधि और फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है तो वो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और उसमें बोला था कि जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवन नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, पशु तुल्य जीवन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। इवन BPSC भी पूछा हुआ है कि विधि द्वारा जो विधि की जो उचित प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अब इसमें देख लीजिए गोपालन केस देख लीजिएगा, मेनका गांधी KS पुट्टास्वामी जिसमें निजता का अधिकार दिया गया था, और हदिया केस 2017 में दोनों आया है। और इसमें जो था एक में निजता का अधिकार था और एक में था शादी करना आपका फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये है तीसरा क्वेश्चन। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन हॉक। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक कि ऑपरेशन हॉक किसने शुरू किया? CBI ने। और दूसरा बन सकता है किस ऑपरेशन हॉक किस लिए शुरू किया गया? तो ऑनलाइन यौन शोषण को साइबर अपराध नेटवर्क में शामिल करने के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बाल शोषण को साइबर नेटवर्क में शामिल करने के लिए ऑपरेशन हॉक किसने शुरू किया? CBI ने। ऑपरेशन हॉक क्या है और यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें 3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। तो इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने अपना पहला विदेशी परिसर
कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में, बस इसको याद रखना है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है यह तेलंगाना में किया गया है और यह विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कि विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो ये कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। किस नदी पे शुरू किया है? तो गोदावरी में। तो इसमें हमने क्या देखा? विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट। कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना में। किस नदी पे? गोदावरी पे। तो हम लोग को गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? त्रियंबकम के महाराष्ट्र से। और ये कहाँ कहाँ प्रभावित होती है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद नीचे कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश और फिर यह पुडुचेरी से होते हुए अपना जल कहाँ विसर्जित कर देती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें है पूर्णा, प्राणहिता, मंजिरा, इंद्रावती। तो ये जो 4 है उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टेक इन डॉन एक्ट किस देश ने पास किया है? ये अमेरिका ने किया है। और 2 क्वेश्चन को हम लोग एक साथ देखेंगे। 1 डे इन 1 जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बोला है कि सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर इसका क्या लाभ होगा? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए टेक इन डॉन एक्ट क्या है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है पहला। और ये क्या है? जो AR डीप फेक से देखते होंगे आजकल बहुत ही अश्लील और आपत्तिजनक किसी भी व्यक्ति का वीडियो बना दिया जाता है, तो उसको बोला गया है कि अगर डीप फेक या AI से कोई भी किसी भी व्यक्ति का अगर आप आपत्तिजनक फोटो बनाते हैं तो उसकी गैर सहमति के बिना अगर आप अपलोड कर लेते हैं तो आपको तुरंत ही वहाँ से हटाना पड़ेगा और उसको अपराध माना गया है कि अगर बिना उसके सहमति के अगर आप अपलोड कर देते हैं तो वो अपराध है। तो उसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों हमको लगता है ये एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 1 डे जीनोम पहल। 1 डे जीनोम पहल ये क्या है? ये किसने शुरू किया? सबसे पहला तो क्वेश्चन इसमें यही बनता है। तो इसको शुरू किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव अनुसंधान एवं नव परिवर्तन परिषद। इसको 2 संस्था ने मिलकर शुरू किया है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा है जैव अनुसंधान एवं नव परिवर्तन परिषद। और फिर हमने देखा कि ये क्या काम करेगा? तो ये हमने देखा कि मैक्रोबल डेटा को अधिक सुलभ बनाएगा। मैक्रोबल डेटा का क्या लाभ हो सकता है? मैक्रोबल जैसे आप लोग जानते होंगे जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? उसका हम क्या अच्छा यूज़ कर सकते हैं मानव जीवन को अच्छा करने के लिए, एग्रीकल्चर में बेहतर करने के लिए और इन्वायरमेंट पे बेहतर करने के लिए। हम लोग सबका एग्जाम्पल दे सकते हैं बट थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, हम लोग को सारे क्वेश्चन को कवर करना है। और इसमें क्या है 1 डे जीनोम पहल से क्या फ़ायदा होगा? बायो E3 योजना जो सरकार की है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी, इससे बढ़ावा मिलेगा। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घट के प्रति महिला कितना हो गया? 1.9%। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रजनन क्या होता है, बिहार का प्रजनन दर कितना है जो अभी रजिस्ट्रार रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम लोग देखते हैं हाल में ही चर्चा में रहा गोल्डन डोब का संबंध किस देश से है? तो यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। फिर हम लोग देखेंगे गोल्डन डोब क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन को एक साथ कि प्रजनन दर क्या है, प्रजनन दर क्या होता है? एक महिला अपने जीवन काल, मतलब क्या जन्म से लेके मृत्यु तक तो नहीं, ये होता है कि 15 से लेके 49 वर्ष तक, कहीं कहीं 45 भी माना जाता है। तो एक महिला अपने जीवन काल में
कितना बच्चा को जनन कर सकती है उसका एक औसत संख्या होता है, तो उसको प्रजनन दर कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रजनन दर क्या होता है। बिहार में सबसे अधिक है, 3 है अभी प्रति महिला औसत जो अपने जीवन काल में बच्चा को जन्म दे सकती है। सबसे कम दिल्ली और वेस्ट बंगाल में है, 1.4 है। अब हम लोगों ने देखा कि गोल्डन डोम, तो इसकी घोषणा किसने की है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और ये किससे प्रेरित है? इजराइल के जो वायु रक्षा प्रणाली है आयरन डोम, उससे। इसमें एक्चुअली ना 2 तरह के सैटेलाइट को यूज किया जाता है, जिसको आप लोग टोह या निगरानी उपग्रह कहते हैं, और इंटरसेप्टर सैटेलाइट। इंटरसेप्टर सैटेलाइट होता है जैसे बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और इसका नेतृत्व अंतरिक्ष बल जनरल के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें बस इतना ही। जो अगला क्वेश्चन था इसमें कि जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब दिया है क्या भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी? तो हाँ, इसमें की जाएगी, पहला सही है। दूसरा है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा है कि पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई थी? तो हाँ, सही है। तो इसमें 2 जो है वो सही है, एक है आपका पहला, फिर है तीसरा, दूसरा गलत है। तो हम लोग देखते हैं कि ये दूसरा क्यों गलत है। चलिए, जो जातिगत जनगणना है, देश भर में विभिन्न जाति समूह के आबादी का इसमें सर्वेक्षण करना है, जो इसका उद्देश्य है। दूसरा, इसकी पहली बार जो शुरुआत हुई थी 1931 में हुई थी। इसका निर्णय 1927 में जातियों की जनगणना करने का केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश पे। ये जनगणना जो है एक्चुअली संघ सूची का विषय है। ये जो है संघ सूची का विषय है। आप लोग पढ़े होंगे जो आर्टिकल 246 अनुसूची 7 में 3 सूची की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बनाता है। अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र की जो कानून होती है उसको मान्यता होता है। तो एक्चुअली जनगणना एक्ट 1948 एवं नियमन में इसको प्रतिबंधित किया गया है कि आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, बट इस बार केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि जातिगत जो जनगणना है उसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो ये की गई 16 जून 2025 को, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये 2 चरण में होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने चरण में होगा? ये कितने चरण में होगा? ये 2 चरण में होगा। और पहला चरण जो होगा इसका, ये होगा 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, इस एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कब इसको अधिसूचित किया गया? 16 जून 2025 को। इसके कितने चरण होंगे? 2 चरण होंगे। जो पहला चरण होगा कब शुरू होगा? 1 अक्टूबर 2026 को। कहाँ कहाँ होगा? जो पश्चिम हिमालय राज्य हैं यानी जम्मू कश्मीर यानी यूटीज, और जो राज्य है हिमालय, वहाँ शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और राज्य में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और शेष में जो होगा 2nd चरण में होगा। और 2nd चरण कब से होगा? 1 मार्च 2027 से। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू किया है? ये ज्ञान पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान पोस्ट जो है एक्चुअली बजट 2025-26 में इसको लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देश में हो गया है। तो इसमें आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि पहला कौन सा हुआ है अगर भारत छठा है तो, और दूसरा भारत 6G सेवा कब लागू करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो ये दोनों, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पहली बार किया गया है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली जो है स्थिति जारी की है? तो इसमें भी आपने देख लिया
रिपोर्ट पर पहली स्थिति, मतलब समझ रहे हैं, ये भी पहला ही रिपोर्ट है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वस्थ पशु रिपोर्ट, ये पहली बार जारी किया गया है। ये रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो हो सकता है आपको ये पूछ दे कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है इसका गठन कब किया गया? 1924 में। इसका जो पहले नाम कुछ और था, बट 2003 में इसका नाम विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन रखा गया। और पूछ सकता है कि विश्व पशु संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय पेरिस में है। ये जो रिपोर्ट है उसमें कुछ जो पशु के रोग है उस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। तो स्टैटिक पोर्शन में आपको पूछ देगा ये पशु हैं, इनके किन से ये रोग होता है। जैसे अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर, ये एक्चुअली वायरस से होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। दूसरा खुरपका मुंहपका रोग जो वायरस से होता है। तीसरा मैड कॉ खुरपका मुंहपका, आप लोग बाबरे, मतलब उसमें क्या होता है, जो जानवर के खुर होते हैं जो मुंह होते हैं ना, वो पूरे मतलब पक जाते हैं, सच में लिटरली पक जाते हैं। मैड कॉ नाम ही है, मैड कॉ मतलब ये मवेशी के ब्रेन को इफेक्ट करता है और इसमें जो भी जानवर होते हैं वो पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं। एक्चुअली ये प्रायोन्स से होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्रायोन्स से होता है। और प्रायोन से क्या है? विकृत प्रोटीन होता है। और ये जनरली आप देखिएगा जो खुरपका मुंहपका होता है वो मवेशियों में होता है। अब इसमें कुछ चीज़ों पे फोकस किया गया है कि पशु जो है उनको किन किन चीज़ों से खतरा होता है, जैसे एंटीबायोटिक से, जैसे क्लाइमेटिक चेंज से, जैसे वैश्विक व्यापार से। इसको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, फिर हम लोग कभी किसी दिन करेंगे स्टैटिक वाले में। CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है इसमें दो चीज़ कि ऑपरेशन चक्र 5 किस चीज़ से संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये CBI के द्वारा शुरू किया गया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। अगला जो है AI नेचर कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया? एक्चुअली ये AIM for नेचर है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये FAO के द्वारा शुरू किया गया है। तो हम लोग देखते हैं ये, और दूसरा हम लोग देखते हैं भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने कल कहा था अगर आप लोग नहीं बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो हम इसको कवर करेंगे, तो आज हम लोग इसको करते हैं। तो पवन ऊर्जा से देखिए कि वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 इसको किसने जारी किया? वैश्विक ऊर्जा परिषद संगठन UK ने। पहला। दूसरा है कि इसमें विश्व में नई पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता कितना बढ़ गया है? बस इतना याद रखिएगा कि बढ़ गया है। इसमें एक्चुअली PT में जो क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चाइना, उसके बाद USA, तीसरा जर्मनी, चौथा अपना प्यारा भारत। अब पूछ देता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में, दूसरा कर्नाटका में, तीसरा तमिलनाडु। तो आपको पता चल गया होगा ये सारे वेस्टर्न घाट के हैं, यानी तटीय पवन ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो हो सकता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा उत्पादन होता है वो तटीय पवन ऊर्जा होता है, और तटीय पवन ऊर्जा जो होता है सबसे अधिक चाइना में, और सेकंड एशिया प्रशांत के क्षेत्र में, और सेकंड जो है वो अपना प्यारा भारत में होता है। ठीक है, इसमें आप देख ही लीजिएगा, ये कर ही लीजिएगा, हम लोगों ने कर लिया इसको। 19वां जो है विश्व अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बॉन में किया गया। जो अगला क्वेश्चन है, भारत में टेक्नोलॉजी फॉर इक्वलिटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? डिजिटल समावेशन। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ये पूछ देगा कि डिजिटल समावेशन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो हो जाएगा टेक्नोलॉजी फॉर इक्विटी इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है, आप समझ ही चुके होंगे, डिजिटल समावेशन है। तो ऑपरेशन हॉक जो है वो ये भी CBI के द्वारा शुरू किया गया है बाल तस्करी को रोकने के लिए। तो इसमें आप लोग को 2 पॉइंट रखना है कि ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा शुरू किया गया है? CBI के द्वारा, और किसके लिए? बाल तस्करी रोकने के लिए। जो हमारा 22वां क्वेश्चन है वो है गोल्डन ड्रैगन 2025 किसकी संयुक्त अभ्यास है? तो उसमें बस इतना याद रखना है कि ये चाइना और वियतनाम के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, सैन्य संयुक्त अभ्यास है। जो हम लोग का अन्वेषण 2025, हाँ,
वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 एम नेचर जो हमने कहा कि वो शुरू किया गया FAO के द्वारा, और इसका उद्देश्य है प्रकृति में जो भी चीज़ें मतलब विघटित हो जा रही है ना, उसको पुनर्जीवित करना। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में किया गया है, और इसका विषय क्या था? नई दिल्ली तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, ये इसका थीम था। और इसको आयोजित किसने किया है? तो ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, तो इसरो और भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी, यानी दो संस्था मिलकर वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण को शुरू किया है। कौन कौन सा है? इसरो और भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो है फ्यूचर शिफ्ट लैब। आप लोग याद रखिएगा, महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा समझौता किया है? फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ समझौता किया है। तो हम लोग को राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और दो हमारा जो सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग के साथ साझेदारी से किया गया है? ये ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ये मतलब समझिए भी आई है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो भी आई है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, क्यों? क्योंकि ये देश का पहला है, वो भी अपना बिहार ने बनाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देखेंगे। और एटलस ऑफ वाटर बॉडीज बिहार किस दो विभाग ने शुरू किया है? ग्रामीण विकास, पर्यावरण और विज्ञान विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया। और तीसरा जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड का नाम क्या है? ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास क्या था? ये जैसे आप देखे होंगे जब पहलगांव हमला हुआ उसके बाद क्या था उसका, ब्लैक आउट मनाया जा रहा था। तो इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई आपत्तिजनक नहीं, कोई ऐसी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये नागरिकों के लिए कि नागरिक कैसे उस स्थिति से निपट सकें, कैसे अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए इनको जागरूक करना था। इसके लिए जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। तो ये आप याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया? गति शक्ति परिवहन नीति। तो इसमें आगे जो है हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। पहला राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, और तीसरा थोड़ा PM गति शक्ति देख लेंगे, क्योंकि इससे 69 BPSC था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक वैधानिक निकाय है, यानी संविधान के किसी आर्टिकल के तहत इसका गठन नहीं किया गया। इसका स्थापना जो है 31 जनवरी 1992 को किया गया था। ये किया गया था किसके? बताए ही एक्ट के तहत किया गया था, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी राष्ट्रीय महिला आयोग की वो जयंती पटनायक है, और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो श्रीमती विजया रहटकर। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान वाली का, पहली वाली का कई बार पूछ देता है। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, ये शुरू करने वाला पहला स्टेट ही है अपना बिहार। और ये जो ब्रेन चाइल्ड था, मतलब ये बिहार सरकार का नहीं था बल्कि बिहार सरकार ही थे। उस समय अतिरिक्त सचिव थे विवेक कुमार सिंह, उनका था। ये एटलस शुरू क्यों किया गया और इसके क्या लाभ होंगे? हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड अगर दे तो आप लोग करने में सक्षम होंगे अगर ये आप पॉइंट करके जाते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे बहुत कम वर्षा होना। दूसरा अतिक्रमण, जैसे जल तालाब होता है उसको लोग अतिक्रमित कर लेते हैं। जैसे हम लोग पहले बचपन में, जो खास करके उत्तर बिहार के लोग होंगे, वो एक खेल खेलते थे, घोघो रानी कितना पानी। मतलब एक सिंबॉलिक वो था कि देखते 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 पैर से पूरा मूड़ी तक पानी भर जाता था। तो अब क्या होता है कि जो जनसंख्या इतना बढ़ गया है, जो छोटे तालाब होते थे या झील वगैरह होते थे उसको लोग भर भर के वहाँ घर बना लिए हैं। तो वैसे तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराना और जो जल तंत्र है उसका पुनरुद्धार कराना, इसका उद्देश्य है। अब ये बहुत सारा चीज़ है, इसको उद्घाटन पूछ सकता है किसने किया,
तो इसका उद्घाटन जो है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी ने किया। किसने किया उद्घाटन? राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने किया। इसको शुरू किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ग्रामीण और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन अभ्यास को हम लोगों ने देख ही लिया था। पीएम गति शक्ति का बस उद्देश्य याद रखिएगा। अगर इस तरह की कोई भी योजना होती है ना, तो उसमें रिलेटेड जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं उसमें मैक्सिमम सही होता है। अगर रिस्क लेना हो तो ऑल ऑफ द अबव मार दीजिएगा बस। इससे हमको यही बताना था। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वस्थ कार्ड बनाने में भारत में कैमा स्थान पे है? तो द्वितीय स्थान पे है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमको सच में समझ में नहीं आया बहुत अच्छा, तो बस ये है कि याद कर रखिएगा। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो 35 गेंदों पे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने, अब इसमें देखिए कि कितना चीज़ आप सीख सकते हैं। एक तो है दूसरा योगासन चैंपियनशिप कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता? 83। तो अब प्रश्न उठता है भारत ने टोटल कितना पदक जीता? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो इसका आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले न्यू दिल्ली में किया गया, जो हम लोगों ने देख ही लिया था। इसके आयोजनकर्ता कौन थे? तो ये जो आयोजनकर्ता थे वो आयुष मंत्रालय पहला, दूसरा युवा मामलों के मंत्रालय दूसरा, तीसरा खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरण, और दिल्ली में हुआ तो दिल्ली सरकार। खैर इतना नहीं पूछेगा। इसका शुभंकर क्या था? शिवाह इसका शुभंकर था। इसमें शीर्ष भारत ही आया है। भारत ने टोटल 87 इसमें पदक जीता है, जिसमें हमने देख ही लिया 83 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत जीता है और 1 कांस्य जीता है, और सेकंड स्थान जापान का आया। अगला जो है 2026 में जापान में होने वाला एशियाई खेल में कौन से नए खेल को शामिल किए जाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत यूनिक होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें एक्चुअली चलिए इतना नहीं करेंगे। इसमें क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। एशिया खेल कहाँ होगा? अगला देखिए आप इससे क्या सीख सकते हैं। एशिया खेल जो है वो अगला कहाँ होगा? जापान में होगा। अगला कब होगा? 2026 में होगा। और इसमें नए खेल कौन शामिल किए जाएंगे? क्रिकेट और मार्शल आर्ट। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा गलत है? अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो इस पे मुख्य रूप से फोकस करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ सत्य दे देगा और हम लोग गलत कर देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पूरा ही देख लेते हैं एमएसएमई, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि बजट में भी जो है इसके जो प्रावधान थे पहले टर्नओवर निवेश, उसके जो राशि थे उसमें चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं, तो इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए जो निर्यात है उसमें टोटल इसका 45% योगदान है। टोटल जो रोजगार है वो 75 करोड़, विनिर्माण में 36% इसका योगदान है। ठीक है, एमएसएमई का। और साथ ही इसमें बोला है क्या कि कुल निर्यात में 40% से अधिक, तो हमने देख ही लिया लगभग 45, तो ये सही है। जीबीएम में इसका योगदान 30%, ये भी सही है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एमएसएमई है वो अनौपचारिक क्षेत्र में है, औपचारिक क्षेत्र में नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। और सच में एमएसएमई जो है वो 25 करोड़ से अधिक व्यक्ति को रोजगार देता है, तो ये सही है। तो इसमें गलत मात्र एक सी है, तो देख लिए। अब देखिए सूक्ष्म ये जो एमएसएमई होता है, अभी बजट में जो एमएसएमई एक्ट था 2024, उसमें जो निवेश था उसको और भी बढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है पूछ दे कि एक तो ये पूछ सकता है कि इसमें कितने स्तर पे इसको डिवाइड किया जाता है, तो 3 उसमें कितने होते हैं? एक निवेश के स्तर पे होता है, एक टर्नओवर पे होता है। तो पूछ देगा निवेश कितना कर दिया गया है, सूक्ष्म का, लघु का और मध्य का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इससे आप लोग समझ जाइएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधि करने में सक्षम बनाता है? वो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय।
एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, ब्रेन में एक चिप लगा दिया जाता है, बाहर में एक कंप्यूटर होता है और वो जो एक्टिविटी करता है उससे कंप्यूटर उसको पूरा कंट्रोल किए रहता है। इसी तरह का एक जो था ना ब्लाइंड स्टिक चिप बनाया था न्यूरालिंक ने, तो ये ध्यान दीजिएगा। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, सही है, जो कि नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह पर स्थित है, तो ये भी सही है। उसके बाद अगला है कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, जिसका एक का नाम मैत्री, दूसरी का नाम भारत है, तो ये भी सही है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान यानी आर्कटिक क्षेत्र में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। एक जो है आपका नॉर्वे में है जिसका नाम हिमाद्री है, 2 सक्रिय और है अंटार्कटिका में, जिसमें एक का नाम मैत्री, दूसरे का नाम भारती है, तो ये अगर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है वो पहला ही गलत है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अब हम लोग मानव विकास रिपोर्ट देख लेते हैं, तो इसमें आपको पूरा ही आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए जो 39वां क्वेश्चन है वो है, हाल में ही भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा आप इसको 2 भाग में देखिएगा, एक ओवरऑल भारत में, एक पूर्वोत्तर भारत में। तो जो पूर्वोत्तर भारत में है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो ओवरऑल भारत में है पहला वो लद्दाख में किया गया, और किस घाटी में किया गया ये आप लोग बताइएगा। अब चलिए हम लोग मानव विकास रिपोर्ट 2025 देख लेते हैं। ये किसने, इसमें हम लोग 3 चीज़ देखेंगे, किसने जारी किया, इसके कितने घटक होते हैं, शीर्ष कौन है, अंतिम कौन है, भारत का कैमा स्थान है और कैमा रैंक मिला है। तो इसको जारी करता है UNDP। इसके 3 घटक होते हैं, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल मतलब आय, यानी कह लीजिए आर्थिक, यानी आर्थिक स्वास्थ्य और शिक्षा, ऐसे याद रखिएगा। इसमें जो शीर्ष है वो आइसलैंड है और निचले स्थान पे दक्षिणी सूडान है और सोमालिया है। भारत का स्थान 130वां है और इसमें टोटल 194 देश लिया गया है। इसको जो है ये किसकी अवधारणा थी, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूल हक और भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और BPSC पूछा है अमर्त्य सेन का जो गरीबी का आकलन है वो क्या था, तो उनका कहना था जो क्षमता का अभाव ही गरीबी है, मतलब आपके पास आप क्षमतावान नहीं हैं तो आप गरीब हैं, मतलब आर्थिक रूप से आप गरीब हैं तो गरीब नहीं माने जाएंगे। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है देख ही चुके हैं, चर्चा में रहा सतलुज लिंक नहर योजना किन नदी के पानी को सतलुज और यमुना नदी में प्रभावित करने के लिए बनाई गई है, ये सिंधु और ब्यास में। अगला जो है हमारा, हाल ही में डॉक्टर SR श्रीनिवासन का 45 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। इनसे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार ये मरियांगेला हंगरिया को दिया गया है और ये कहाँ की, ये मैक्रोबायोलॉजिस्ट थी, कहाँ की, ब्राज़ील की, और ये इनके किस लिए कार्य के लिए दिया गया है, BNF यानी बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इससे क्या लाभ होगा, इससे होगा कि हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उसको कम हम लोग यूज़ करेंगे और ये सस्टेनेबल जो हमारा एग्रीकल्चर होगा उसको बढ़ावा देगा। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे किया गया है, बानू मुश्ताक, ये इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके जो उपन्यास था हर्ट लैम्प उसको दिया गया है और हर्ट लैम्प जो है एक्चुअली कन्नड़ भाषा में है और ये एक लघु कथा में जो दिया गया है मैन बुकर, इंटरनेशनल मैन बुकर, वो पहली बार दिया गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, अगला जो है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापारिक आर्थिक भागीदारी साझेदारी के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑरेंज इकोनॉमी, ये दोनों हम लोग एक साथ देखते हैं। हालांकि ऑरेंज इकोनॉमी को कल हम लोगों ने देखा था, जो वेब्स सम्मेलन हुआ था उसमें हमने वेब्स के बारे में पूरा पढ़ा था मुंबई में, तो कल वाला आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। अगला है हमारा लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीमावर्ती। ये याद रखिएगा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
जो सीमावर्ती भूमि बंदरगाह पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ये SBI है। इससे ज़्यादा इसमें बहुत कुछ और याद रखने जैसा है नहीं। जो हम लोगों ने कहा चिली के साथ भारत ने अभी सेपा पे हस्ताक्षर किया नहीं है, बट करेगा। एक्चुअली अभी भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो चिली गए हुए थे। वहाँ पे 3 चीज़ों पे समझौता हुआ है। एक है अंटार्कटिका शोध सहयोग, दूसरा था जो वहाँ पे तांबा खनन के लिए, और जो उसकी वहाँ की 2 कंपनी के साथ, भारत का SCL और वहाँ का कोल्डक के साथ किया गया है, और तीसरा सेपा पे उसका रूपरेखा तैयार किया गया है। तो आप लोग चिली को जानते ही होंगे, साउथ अमेरिका का है। यहीं पे आटाकामा मरुस्थल है जो भारत का विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। वहीं पे एक चुक्कीकमाटा है जो तांबा के खान के लिए जाना जाता है। ये भी BPSC पूछा हुआ है। भारत के समुद्र तट की आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,516.70 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये आप लोग रट लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? इसको ने हम पूरे विस्तार से बता दिया है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा ही होगा। तो टोटल जो है 2220 डॉल्फिन है। तो दोस्त आज के लिए पूरा ये सेट 4 का 50 क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद है मेरा ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये PDF लेना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।